नमस्कार, स्वागत है आपका रोशन डोमिंग के एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत के एपिसोड में। आज हम हैं पश्चिम चंपारण बेतिया में स्थित, जो कि सम्राट अशोक का एक स्तंभ, विश्व विख्यात स्तंभों में से एक है। और ये जो पाया जाता है, ये लगभग पश्चिम चंपारण के लौरिया नंदनगढ़ में स्थित है। ये स्तूप जो हमारे सामने आप पीछे देख रहे होंगे, ये वही स्तंभ है। और ये स्तंभ एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है सम्राट अशोक के जीवन को, काल को लेकर और भगवान बुद्ध को लेकर। तो आइए जानते हैं जगह के बारे में विस्तार से। शुरू करते हैं। जो स्तंभ, जो अशोक स्तंभ आप देख रहे होंगे, ये लगभग आज से 2500 साल, यानी कि 2500 साल के 250 ईसा पूर्व के आसपास इसका निर्माण किया गया था। जो कि आप देख सकते हैं कि लौरिया नंदनगढ़ में स्थित है, जो कि पश्चिम चंपारण बेतिया में स्थित है। और इस स्थान को लेकर महत्व ये बताया जाता है कि लगभग सम्राट अशोक के जो अशोक स्तंभ हैं, पूरे विश्व भर में 30 से 80 अशोक स्तंभ होंगे। उनमें से एक ये है जो कि लगभग सुरक्षित है और पूर्ण रूप से जिसका निर्माण किया गया था, उसी निर्माण अभी तक जस का तस बना हुआ है। हालांकि समय के साथ थोड़े बहुत खरोंचे या ऐसे कुछ आई हैं, लेकिन उसका वैसा हाल नहीं रहा जैसे बाकी स्तूप में आपने देखा होगा। चाहे वो आपने रामपुरवा में देखा हो, या फिर पटना के वाले क्या कहते हैं 80 खंभों वालों में देखा होगा आपने, या और ही समझे जो टूटे अवस्था में है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा स्तंभ जो अभी तक में पाए जाने वालों में से है, जो कि सुरक्षित है, पूर्ण रूप से है। और इसका जो उद्देश्य है बनाने का, ये सम्राट अशोक के शासनकाल के गौरव और वैभव, सुख समृद्धि और शक्ति को प्रतीक माना गया है। इस स्थल पर बैठे जो शेर की आकृति है, जो सम्राट अशोक के शासनकाल का वीरता का प्रतीक बताया जाता है। मानो ऊंचाई पर बैठा दुश्मन जो है, अपने सामने वालों को ललकार रहा हो, चुनौती दे रहा हो। इसका मुख खुला हुआ रहता है। अगर बहुत सारे स्तंभ में देखा होगा मुख बंद रहता है, लेकिन इसका मुख खुला हुआ होगा, जो कि एक ललकार को या अपनी स्वर्ग गाथा शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हो, कि उसी के शासन को दर्शाता है। और इस पे जो अंकित है, जो लिपि है, शायद ब्रह्म लिपि है या पाली या प्राकृत भाषा के होने की संभावनाएं हैं। क्योंकि बहुत सारे जो उस समय के जो शासन काल में रहे होंगे, प्राकृत भाषा या पाली भाषा का रहा, जो कि गौतम बुद्ध के समकालीन रहे हो, उनकी जो लिपियाँ थी पाली लिपि या प्राकृत भाषा में लिखी गई होगी। और इसके जो आप स्तंभ, अगर आप नज़दीक से जूम करके देखेंगे, तो इसमें जो बत्तख है, जिसे आप नीचे की ओर या चोंच बांटता हुआ देखेंगे, जो कि लगभग अभी तक किसी भी अशोक स्तंभ में इस तरह का अंकित नहीं पाया गया हो। इसे हल्का नज़दीक जाके, थोड़ा दूर जाके से जूम करके देखना होगा। जो देख रहे होंगे, ये जो बत्तख की आकृति वाला है। लगभग जितने भी अशोक स्तंभ में, उसमें इस तरह की आकृतियाँ नहीं बनी गई है, लेकिन ये चंद स्तूपों में से, स्तंभों में से एक है, जो सम्राट अशोक के समय का जो इतनी सुरक्षित अवस्था में देखा गया होगा। हालांकि इससे पर जितने भी मैंने वीडियो बनाया हो अशोक स्तंभ को लेकर, सभी जर्जर अवस्था में है। ये अभी तक उसी जस का तस बना हुआ है। और इसका निर्माण बाकी की तरह चूना पत्थरों से किया गया हो। इसके ऊपर जो चीज़ें चमकती हुई है, 2000 साल, यानी कि 2000 साल से भी लगभग पहले जो उसके समय का रहा होगा, 250 ईसा पूर्व, उसके शासनकाल का है। लेकिन 2500 साल से लगभग जस का तस बना हुआ है। इसका जो पॉलिश किया गया संभवतः सिलिका या वर्निश से लगती है। और एक ही पत्थर का इस्तेमाल, जो चुनार के पास कोई बड़ा शिल्प केंद्र रहा होगा, जिसे सम्राट अशोक के संरक्षण प्राप्त हुआ होगा। शुरुआत में बने स्तंभों की तुलना अगर बाद में किया जाए, तो उसमें कुछ तरह के बदलाव दिखे होंगे। हालांकि अभी तक जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, वो बनारस में है। लगभग वो 50 फीट ऊंचा है। ये लगभग 30 फीट के संभवतः ऊंचाई है। इसका ऊंचाई जो है लोग 30 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। ये इसके चारों ओर देखा जाए, इसका सौंदर्यीकरण है, निर्माणाधीन है या कुछ चीज़ चल रही है। क्योंकि हाल ही में इधर में बहुत पूर्णिमा का बनाया गया है।
जैसा कि मैंने कहा था कि ये गौतम बुद्ध को भी लेके इसका जो रिश्ता है वह सीधा नाता रिश्ता बताया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि लोरिया नंदनगढ़ यहीं से नेपाल सीमा पे जो आसपास यहाँ पे देखेंगे तो लगभग यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर पर जो भारत और नेपाल की सीमा लगती है, जो कि वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है उसी के आसपास, और जो तपन नदी है जब क्रॉस करेंगे तपसा नदी वो नेपाल की सीमा को लगता है। यहीं दो नई नदियाँ हैं जो भारत और नेपाल सीमा को विभाजित करती है। और बताया जाता है कि जब गौतम बुद्ध रास्ते में तपसा नदी पार कर रहे थे तो इसी दौरान वो घोड़े से रामपुरवा में गिर गए। फिर वहीं पर उन्होंने अपना राजसी वस्त्र का त्याग कर दिया। इसके बाद वो आम आदमी का जीवन गुजारने लगे। जब बुद्ध लौरिया पहुँचे तो मुंडन करवा लिया, यानी कि यहाँ का जो मुंडन होता है, जो आप देखते हैं जितने जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो अपना सर मुड़वाते हैं, जो मतलब त्याग का परिचय है, हर चीज़ का मतलब भौतिकवाद का त्याग का परिचय है। इसलिए वो जब मुड़वाते सर मुड़वाते हैं उसी चीज़ का प्रतीक है ये। उसके बाद वो अपनी धम्म यात्रा पर निकल गया और यहीं इसी स्थान से जो लोरिया नंदनगढ़ है जहाँ पर आप देख रहे हैं वो यहीं से धम्म यात्रा पर निकल पड़े थे। तो इस जगह का, इसके लिए स्तूप का ये इतिहास है, इसका जो वैभवशाली इतिहास आप देख रहे होंगे। इसे तो क्लोज से देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसके लिखने का मतलब क्या रहा होगा। हालांकि इस समय का हर जगह देखते होंगे इस पर कुछ अंकित किया जाता है, कुछ लोग होते हैं जो अभद्रता का परिचय देते हैं। बाकी चीज़ें अच्छी हैं लेकिन और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो लिपि है ये लगभग ये बना हुआ है कि ये ब्राह्मी या खष्टी लिपि में जो भगवान बुद्ध का जब परिनिर्वाण हुआ था, जब उनका देह त्याग किए थे, उसी के समय का वो उपदेश इसमें दिया गया है, बताया गया हुआ है। और ये देखेंगे ऊपर तो जिस कमल पट्टी के ऊपर खड़ा है, जैसे आप देखेंगे हर ऊपर है, जैसे ऊपर अगर मैं चला जाऊँ पीछे जाकर दिखाता हूँ तो एक कमल का फूल दिखेगा। कमल के फूल के ऊपर बत्तख है जो चोंच मारते हुए या करते हैं, फिर उसके ऊपर शेर को दिखाया गया है। हर चीज़ का एक अलग स्तंभ होता है, कारण होता है बनने का, उन्हीं का कुछ कारण रहा होगा जिस कारण ये बनाई गई हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और जो सम्राट अशोक द्वारा जो धम्म उपदेश जो तब दिए गए थे वो उपदेश हम लोग आज ही फैला सकते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। गौतम बुद्ध की नीतियाँ, उनका त्याग, गृह त्याग जैसे महान विचारधारा को, जो कि राजपाट त्याग कर देश के मानवता का परिचय दिया और इंसान से भगवान बनने का उनकी जो कहानी है वो लोगों तक पहुँचना चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।